तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, रोज़ाना हमारे मैथ के मॉडल पेपर चल रहे हैं और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर भैया 11वां है। तो इससे पहले जो 10 मॉडल पेपर हो गए वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखेगा। पर्यावरण की क्लास हो गई है उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखेगा। मतलब सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चाहे तो पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपकी आकृतियाँ हों। ठीक है भई? बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो एक बार सेशन को सभी लोगों को दबा के शेयर कर दो। अपने दोस्तों को बताओ, अपने कोचिंग संस्थान में अपने मित्रों को, अपने साथियों को बताओ कि भैया यहाँ पर क्लास चल रही है, संदीप क्लास सर के चैनल पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रैक्टिस चल रही है, पर्यावरण की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, सारी क्लासेस चल रही है। ठीक है भैया? जल्दी से सभी लोगों को शेयर करके आ जाओ और चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने कहा बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहोगे भैया 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे भैया अगर बड़ी की कह रहे हो आप तो जितने अंकों की बड़ी पूछता है उतनी बार 9 लिख देंगे। ठीक है भाई? मैंने 4 अंकों की पूछा है तो 4 बार 9 हो गया। फिर कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन-सी होगी? तो आप कहोगे भैया 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? तो 3 अंक की पूछा है तो 0 कितनी आ जाएँगी? 2 ज़ीरो आ जाती है। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर आपसे पूछा है मेरे मित्र यहाँ पर आपसे पूछा है इन दोनों का योग निकालना है। अगर योग की बात कह रहा है तो आपको क्या निकालना है? इनको जोड़ना है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल की 1, 9 और 1 10। भैया 10,099 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है भाई, किसी को कोई तकलीफ है क्या? आप कहोगे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की ओर चल बढ़ जाइए। मैंने कहा भाई ध्यान रखिएगा बड़े मजेदार तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन फँसेंगे। बढ़िया तरीके से हम रोज़ाना लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़रूर इन प्रश्नों को देखना है। ठीक है भाई? चलिए, अगला है, ये प्रश्न मैं सही लिख देता हूँ, 4 सही 1/2 और 2 सही 1/3। देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न है 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 और इन दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है। दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है मेरे मित्र? अंतर ज्ञात करना है। अंतर सॉरी मैंने प्रश्न क्यों लगा दिया यहाँ? अगर अंतर की कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा भाई, अगर अंतर की कह रहा है तो देखो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई? तो अंतर की कह रहा है तो दोनों के बीच क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि अंतर मतलब घटाना। पहले मिश्रित भिन्न को सही भिन्न कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे कितना आएगा? 2 आएगा माइनस 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे कितना आएगा? 3 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 6 आएगा। निकाल के देख लेना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 और जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर वाली से गुणा कर देते हैं। 2 का भाग 6 में 2 तिया 6 और 3 का गुणा करेंगे 9 तिया 27 आएगा। ठीक है भाई? माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 3 दूना 6 और 2 का गुणा 7 से करेंगे 7 दूना 14। घटा दो भाई, घटा दो भाई, कितना बचेगा? 7 में से 4 गया भाई 3 बचेगा, हैं? 2 में से 1 गया 1 बचेगा, बट्टे में कितना आ जाएगा? 6 यानी 6 13/6 आ रहा है। अच्छा मिश्रित भिन्न पूछ रहा है तो मिश्रित भिन्न निकाल दो। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2 सही 1/6 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। कहाँ है भाई? 2 सही 1/6 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। पहले मिश्रित भिन्न को काहे बदला भैया? तो मिश्रित भिन्नों को काहे बदला? साधारण भिन्न में बदल दिया। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 3 दूनी 6 और 7/3 एलसीएम लिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है भाई? चलिए अगला देखिएगा। 4 और 6 के प्रथम 3 सार्वज गुणज का कौन-कौन से हैं भाई? देखो, कह रहा है भाई 4 और 6 के सार्वज गुणनखंड प्रथम 3
यानी 4 और 6 दोनों का पहली ऐसी कौन सी तीन संख्या है जिनमें दोनों का भाग जा सकता है? सार्वज गुणनखंड। मतलब इसका पहले एलसीएम निकाल लो। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भैया? तो आप कहोगे 4 तिया 12 आएगा। कितना आएगा भैया? एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। अगर एलसीएम नहीं निकाल पाओ तो यहाँ पर निकाल लेना। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार, 3 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, फिर 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आएगा। अब 12 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। अब 12 है भाई, तो 12 के मल्टीपल ही होंगे, है भाई, 12 के मल्टीपल ही होंगे इसके सारे गुणनफल। तो पहली 12 हो गई, तो दूसरी कौन सी होगी? 12 दूनी 24 होगी, और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 होगी। तो 12, 24, 36 इसके सार्वज गुणनखंड होंगे, यानी वो संख्याएं होंगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। वो पहली संख्या होंगी, एक तो 12 होगी, एक 24 होगी और एक 36 होगी। ठीक है भाई, 4 और 6 का पहली संख्या 12 में भाग जाएगा, उसके बाद दोनों का भाग 24 में जा सकता है, उसके बाद दोनों का भाग 36 में जा सकता है। पहली 3 ही पूछा था, तो पहली 3 ही हमारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया है, एलसीएम 72 दिया है, एक संख्या 24 दी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। मैंने कहा भाई आपको बता दूं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, रोजाना ये प्रश्न आता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई, एचसीएफ कितना दिया है? आप कहोगे भैया एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है? आप कहोगे भैया 72। एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दिया। एक संख्या कितनी दी है? तो आप कहोगे भैया 24 दी है, गुणा दूसरी हमें निकालना है, तो दूसरी लिख दो आप बराबर। यही तो करोगे, जो जहां दिया है वो लिख दिया। एक संख्या दी है तो 24 लिख दी, दूसरी नहीं दी है, नहीं दी। एलसीएम कितना दिया है? 72 दिया था, एचसीएफ कितना दिया था? 12। कर लो। जब दूसरी संख्या आप निकालोगे तो 72 गुणा 12, 72 गुणा 12 बट्टे 24 कहाँ पहुंच जाएगी भाई? बट्टे में पहुंच जाएगी 24, है भाई। 24 कहाँ पहुंच जाएगी? बट्टे में पहुंच जाएगी। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से इसको काट लो, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, यानी 36 आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काटना तो आता है ना? अरे काटना तो आता है ना? पहले मैंने 12 से एक काटा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, और 2 से इसको काटा, 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 छक्के 12। ठीक है भाई, 36 बार कट जाएगा, है भाई। कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। भाई मजेदार तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है नवोदय में, और सिलेक्शन की सफल रणनीति यही है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आपका पेपर बहुत नजदीक है, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, और यही मेहनत एक दिन आपके लिए रंग लाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप काम करें अपना, इधर उधर की बातों पर ध्यान कम दें। जो बच्चे खेलने कूदने में अभी ज्यादा ध्यान देते हैं, समय गवाते हैं मोबाइल में, वो बच्चे मोबाइल में टाइम ज्यादा खराब ना करें, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न करेंगे अगला। 2.5, 2.05, 2.005 इनको जोड़ना है भाई। तो जोड़ना है, पहले मैं लिख देता हूं भाई। यहां पर देखिएगा, आप लिखो यहाँ 2.5, 2.5, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर दशमलव के क्या है? 2 है, उधर क्या है? 0 है और 5 है। ठीक है भाई, फिर से दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर क्या है? 2 है, उधर क्या है? 005 है। ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो भाई सभी को। तो देखो ऐड करेंगे तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 का 5, इस 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। और दशमलव का दशमलव, 2 2 4 2 6, यानी 6.555, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या? है भाई, किसी को कोई तकलीफ है क्या? जल्दी से अगला प्रश्न कर दीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से अगला प्रश्न आप लोग कर देंगे। ठीक है भाई, प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक लड़का रात 9:45 बजे सोता है,
यानी 9:45 पर सोता है वो, और अगली सुबह 5:30 पर जगता है। वह कितने समय तक सोता है? देखो भाई, एक लड़का था एक लड़का था जो 9:45 पर सो रहा था। यानी वो 9:45 जैसे ही बजे वो सो गया, और जब सुबह हुई तो वो जगा कितने बजे? 5:30 पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे नहीं है। अगर भाई वो 9:45 पे सो गया और अगली सुबह 5:30 पे जगा, तो मैंने कहा 9:45 के बीच में रात के 12 भी बजे होंगे, और रात के 12 बजे होंगे तो 12 बजे को मैं 11:60 लिख दूं। आप कहोगे लिख सकते हो, क्योंकि 12 बजे को भी तो यही लिख सकते हैं, 12.0। मैंने 1 घंटे को मिनट में बदल दिया, तो यहाँ से 60 मिनट आ गई इधर। तो मैंने कहा भाई उसके बीच में 12 भी तो बजे होंगे। तो पहले तो हम सोते हैं रात के 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद की बात देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई 11:60, क्या दोस्त? 11:60 और 9:45। पहले ये देख लेते हैं 12 बजे तक वो कितना सोया। तो 12 बजे तक सोने के लिए, निकालने के लिए 12 बजे में से समय को घटा दो। तो आपने कहा 5 और 1, ठीक है। उसके बाद कितना बचा? हाँ, 9, 10, 11, 2। 2 घंटे 45 तो यहाँ से यहाँ तक सोया भाई। वो यहाँ से यहाँ तक कितना सोया? तो याद रखिएगा 2 घंटे कितना सोया? 2 घंटे 15 मिनट, माफ करना, 2 घंटे 15 मिनट तो यहाँ तक सो लिया। अब आगे के लिए 12 बजे से सोएगा तो पूरा पूरा सोएगा। कितना सोएगा? 5 घंटे 30 मिनट। और जब पूरा सोएगा तो कितना सो लिया भैया? 30 यानी 45 मिनट। दोनों को जोड़ दो भाई। यहाँ से यहाँ तक सो लिया 2 घंटे 15 मिनट, यहाँ से यहाँ तक सो लिया कितना? 5 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट यहाँ सोया था, और 12 बजे के बाद सोया था कितना? इतना। तो 45 और 5 2 7, 7 घंटे 45 मिनट वो सोया था। कहाँ है ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हमेशा वेस बनाया करो 12 को, पहले 12 तक पहुंचो फिर 12 के बाद की बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा। एक कार 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान गति से 60 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? मेरे भाई यहां से कह रहा है कि एक कार थी जो 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगर 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो यहाँ इसकी चाल क्या होगी? तो आप कहोगे भी चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, है भाई। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। मैंने कहा भाई देखो, एक काम उस वो कह रहा है कि कार थी 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, समान गति से 7 घंटे, वो बाद की बात है, गति समान रहेगी। अब पहले गति तो पता हो, तो आप कहोगे गति निकाल लेते हैं भैया। मैंने कहा दूरी कितनी है, तो आप कहोगे भैया 180 किलोमीटर प्रति घंटे की। समय कितना है? 4 घंटे का है भाई, 4 घंटे का निकाल लो आंसर। 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था। यानी याद रखिएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो इस गति को, इस दूरी को 4 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है भाई, अब हमें चाल मिल गई। अब आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि समान गति से, इसी गति से कह रहा है, इसी गति से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे भैया दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। मैंने कहा भाई चाल कितनी है, गति कितनी है उसकी? तो आप कहोगे 45 की गति है। समय कितना लग रहा है उसको? 7 घंटे। गुणा कर दो, 7 पंजे 35 के 5, हासिला की 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315 किलोमीटर की उसकी दूरी थी। ठीक है भाई, याद रखिएगा 315 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। यानी पहले हमें कह रहा है कि 4 घंटे में इतनी कर रहा है तो 7 घंटे में कितनी करेगा? ठीक है? 4 घंटे में इतनी कर रहा है तो 7 घंटे में इतनी करेगा। आप दूसरी तरीके से ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा भाई 4 घंटे में कितनी कर रहा है? तो आप कहोगे 4 घंटे में कर रहा है 180 किलोमीटर की दूरी। तो भाई 7 घंटे में कितनी करेगा? तो आप कहोगे 100, आप कहोगे भैया 180 बट्टे में 4, और 7 घंटे की कह रहा है तो 7 का गुणा कर दो। ऐसे भी हो जाएगा, है भाई। इससे काटेंगे भैया, कितनी बार कटेगा? 45 बार। 45 का गुणा कर देंगे तो भैया 315। आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया?
चीजें आपको ठीक लग रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगला देखिए, लगभग मान आपको निकालना है, लगभग मान। देखो जब लगभग होता है ना, तो हम चीजें लगभग में ही काउंट करते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ, मैंने कहा मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 15.20 दे रहा है, तो केवल मैं इसको 15 लिख लूं, क्योंकि 15 के जस्ट पास में ही तो है, 0 पॉइंट का अंतर है। आप कहोगे और लगभग की बात कर रहा है, 4.98 कह रहा है, 98 कह रहा है भाई, तो लगभग ये 5 के आसपास नहीं दिख रहा? आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। प्लस ये 10.99 कह रहा है, 99 मतलब 11 के कहीं पास में है, तो आप 11 लिख लो, इसको गुणा कर दो, 15 5 75 प्लस के 11 कर दो, 6 और 8 86 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब निकटतम मान कह रहा है तो 86 बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। निकटतम अंकों को लो, 15.02 यानी बिल्कुल 15 के पास में, तो मैंने 15 ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। मैंने क्या ले लिया? 15 ले लिया यहाँ से, क्या ले लिया? 15 ले लिया। 4.98 यानी लगभग 5 के आसपास है, तो मैंने 5 ले लिया। 10.99 यानी 11 के आसपास है, तो 11 ले लिया, तो इनका गुणा किया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है सिंपलीफाई करना है भाई, तो सिंपलीफाई करना है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। 24 भागित कोष्टक में 4 प्लस के 2 गुणा 3 माइनस के 5, यही है ना। पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 24 भागित 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, गुणा 3 माइनस के 5, 6 का भाग दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 गुणा 3 माइनस के 5, 4 3 12 माइनस के 5 और 7 5 12 होता है 7, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। है भाई, 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे बच जाइए कि ऑप्शन सेम है, हो गया है शायद ऑप्शन टीम के द्वारा ऑप्शन 7 ही कर दिया है कि मतलब एक ही ए ही कर दिया है सभी में, तो याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए 80 का 25% 40 के कितने परसेंट के बराबर है? देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने कहा 80 का 40% का की जगह गुणा 40%, 80 का 40% 40 के कितने परसेंट के बराबर है? 40 के मैंने कहा x परसेंट के बराबर है। 80 का जो 40% है ना, वो 40 के x परसेंट के बराबर है। ठीक है भाई, वो कह रहा है कितने परसेंट के बराबर है, तो मैंने कहा भाई x परसेंट के बराबर है। ठीक है ना, समझ में आया? क्या मैं इस परसेंट को, जब बराबर में दो संख्या दी है, तो क्या मैं इस परसेंट को परसेंट से काट दूं? नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, बाद में कटेगा वो तो है भाई। क्या मैं इस जीरो को 40 से काट दूं? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा भाई। ठीक है ना। अच्छा यहाँ 25% था, माफ करना, यहाँ 40 लिख दिया मैंने, माफ करना। यहाँ पर कह रहा है 80 का 25%, 80 का 25% किसके बराबर है? 40 के x परसेंट के बराबर है। कह रहा है किसके परसेंट के बराबर है, यानी मैंने कहा x परसेंट के बराबर है। तो बताओ परसेंट से परसेंट काट दूं? बताइए, परसेंट से परसेंट काट दूं? बाद में कटता है। बराबर में जब दो संख्या होती है, तो इधर की संख्या कट सकती है जो कटने वाली हो। मैंने कहा 0 से 0 काट दूं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो x का मान अब निकलेगा तो 25 दूनी 50, आपका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा, यानी 50% के बराबर हो जाएगा। 50 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50। ठीक है भाई, कितने के? 50% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50 आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, रमेश ने एक घड़ी 1200 में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए और फिर 1800 में बेच दिया, इसका लाभ परसेंट क्या कीजिए? भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप लोग आप लोग मार्केट गए और मार्केट से आपने एक घड़ी खरीदी 1200 रुपए में। कितने में खरीदी भैया? 1200 रुपए में घड़ी खरीदी। और देखो 1200 रुपए में घड़ी खरीद ली आपने, और फिर इसको सही करवाने में, 300 रुपए और लग गए, तो आपको वो घड़ी कितने की मिली? तो आप कहोगे भैया आपने तो 1500 को पड़ गई ना, आपको तो 1500 में पड़ी ना। जैसे आपने एक शर्ट खरीदी, अब उसकी बटन टूटी थी, तो 10 रुपए और लग गए। तो भाई जैसे 100 रुपए में शर्ट खरीदी और 10 रुपए और लग गए, तो आपको तो वो घर पे तो आपके 110 रुपए खर्च हो गए ना उसको। तो यहाँ यही होता है कि 1200 में खरीदी, लेकिन अब 1200 में उसने खरीद तो ली,
और 300 रुपए उसको एक्स्ट्रा लग गई, कोई मरम्मत कोई खराबी आ गई होगी उसमें घड़ी में। तो अब तुम्हें तो वो 1500 की पड़ी ना। जैसे हम सेकंड चीज लेते हैं, सेकंड हैंड कार ली हमने, तो कार पहले हमने खरीदी, फिर उसमें जो खराबी होती है तो हम पूरा काउंट करके बताते हैं ना कि भाई हमने इतने में खरीदी। अब क्या किया उसने, 1500 में खरीद कर उसको कितने में बेच दिया, तो आप कहोगे भी 1800 रुपए में बेच दिया। 1500 में खरीदी, 1800 में बेच दिया, उसको कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे भैया फिर भी उसको 300 रुपए का लाभ हो गया, है ना भाई। 300 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ। 1500 में खरीद कर अगर 1800 में बेचेगा तो 300 रुपए का लाभ होगा। और आपसे पूछ रहे हैं लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, सभी को पता है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ कितना दिया है भैया, अभी आपने निकाला 300, गुणा कितना हो जाएगा 100, और क्रय मूल्य कितना अभी निकाला आपने 1500, ठीक है भाई। दो जीरो से दो जीरो, 15 दूनी 30, कितना परसेंट, तो 20% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20% का उसको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। याद रखेंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल याद रखेंगे जी। अगला देखिएगा, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए की राशि 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी। अब 500 की 600 हो रही है, 500 की राशि 600 हो रही है, काय की वजह से हो रही है, भाई ब्याज मिला होगा उस पे। तो पहले हमें क्या है भाई, आप सभी को पता है, ब्याज दर निकालनी है, तो दर निकालने का सूत्र क्या होता है, दर परसेंट बराबर होता है मेरे दोस्त ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे में क्या आएगा, मूलधन इंटू समय। यही तो सूत्र होता है भाई, यही तो सूत्र होता है। सवाल में मुझे मूलधन दिया है, मुझे समय दिया है, लेकिन मुझे ब्याज नहीं दिया, तो मैं ब्याज निकालूंगा पहले तो देखो, ब्याज अगर मैं निकालूंगा तो ब्याज का सूत्र होता है, जब मिश्र धन दिया होता ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन, मिश्र धन माइनस के मूलधन। मतलब मिश्र धन कितना दिया है, तो आप कहोगे 600 रुपया दिया है, मूलधन कितना दिया है 500 रुपया है, तो आपको कितना रुपए ब्याज मिला होगा, मतलब 100 रुपए। भाई 100 रुपए ब्याज मिला होगा तभी तो 600 हुई होगी। भाई मेरे तो 500 रुपए थे, वो 600 कैसे हो गए, ब्याज मिला होगा उस पे, तो 100 रुपए का ब्याज मिला तब 600 हुए थे। अब सूत्र में रख दो भाई, अब सूत्र में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना मिला 100 रुपए का, ब्याज कितने रुपए का मिला 100 का, गुणा कर देंगे किसका 100 का। मूलधन कितना दिया है भैया 500, मूलधन कितना दिया है 500, समय कितना दिया है 4, दो जीरो से दो जीरो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, जीरो बार, 4 से पहिया 4 पंजे 20, यानी 5%। क्या मेरे भाई 5% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, 5% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या भाई वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी साइड का वर्ग कर देते हैं, या साइड इंटू साइड। यानी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास भुजा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल में आपको भुजा नहीं दी, सवाल में आपको परिमाप दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्त, सवाल में आपको परिमाप दिया है। तो जब परिमाप दिया हो तो हमें पता है, जब हमें परिमाप दिया होता है तो हम भुजा कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे भैया जब परिमाप दिया हो तो भुजा निकालने का सूत्र होता है भुजा बराबर परिमाप बटे में 4। क्या होता है भैया, परिमाप बटे में 4। यहां से हमें भुजा मिल जाएगी, यानी परिमाप में अगर आप 4 का भाग दे दोगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। मैंने कहा भाई परिमाप कितना दिया है, आपने कहा भैया 100 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 का भाग देंगे यानी कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, यानी 25 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई भैया, भुजा आ गई। अब जब भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल में काहे की समस्या है, भुजा इंटू भुजा, यानी 25 गुणा 25 करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25 यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 625 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। एक 18 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बेमाव वाले एक घनाभ से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो मैंने कहा पहले घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, तो आप कहोगे भैया घनाभ का क्षेत्रफल बटे में घन का क्षेत्रफल, यानी जो टुकड़े काटे जा सकते हैं, घन के आकार के ही है ना कुछ टुकड़े तो, हाँ, घन के आकार के हैं। तो देखो, मैंने कहा भई घनाभ का क्षेत्रफल बट्टे में टुकड़ों की संख्या बराबर घनों की संख्या बराबर ऐसा दिया है, घनों की संख्या बराबर, तो घनों की संख्या बराबर क्या होता है? जो घनाभ के टुकड़े हैं ना, घनाभ का आकार है ना, जो घनाभ है, विमाओं का घनाभ है, जैसे 18 का है, 15 का है और किसका है? 12 का है। इसमें हम जिसके टुकड़े काटना चाहते हैं, उसका भाग दे देते हैं। यानी 3-3 बाई 3-3 के काटने हैं। भुजाएँ घन है, तो तीनों भुजाएँ एक जैसी होंगी और सेंटीमीटर ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें तो, है ना? ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो देखो, तिछंक 18, तिपाँच 15, तीन चौक 12 गुणा कर दो। 5 चौक 20 और 20 छह दूनी 12, 120 टुकड़े काटे जा सकते हैं, गुणा कर लो। 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 गुणा 4, 6 4 ती 12, 120 घन काटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भई। ठीक है, ऐसा प्रश्न आए कभी भी, जो टोटल एरिया दो, फिर उसमें टुकड़े काटे, तो जिस चीज़ के टुकड़े काटते हैं, उसका भाग दे देते हैं। अब घन कह रहा है, तो घन है तो भाई घन का क्षेत्र आयतन क्या होगा? भुजा इंटू भुजा, यानी घन को 3 बार गुणा करके काटेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो भाग देंगे। किसी संख्या के अंकों के योग को उसी संख्या से घटाया जाता है। परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे दोस्त। कह रहा है किसी संख्या के अंकों के योग को, मैंने कोई संख्या लिख दी, मैंने कहा 45 संख्या लिख दी। ठीक है? किसी संख्या के अंकों को, इन अंकों को, किसी संख्या के इन अंकों की बात कर रहा है, इन अंकों की, अंकों के योग को उसी संख्या में से घटाया जाता है। इन संख्याओं के अंकों का योग कर लो, योग करेंगे तो कितना आएगा भैया? तो 9 आएगा। और इसी संख्या में से घटा दो, अब इसमें से घटा दो, तो 45 में से 9 घटाओ, तो 9 9 45 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा, है नहीं? यहाँ पर कितना बचेगा? 3, 36। तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? यहाँ पर ऑप्शन है 2 से विभाज्य होगी, 5 से होगी, 8 से होगी या फिर 9 से होगी। यानी इस प्रश्न को देखकर पता चल रहा है भाई ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो रही है और 9 से भी विभाज्य हो रही है। ठीक है, अभी के लिए। अब दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं, हमेशा की बात कर रहा है, यानी हर कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी 45 हमने लिया, अगर 45 हमने लिया तो 2 और 9 से, यानी ये दोनों तो कट गए ना, हमेशा इन दोनों से तो होगी नहीं। एक और संख्या ले ली, मैंने संख्या ले ली 12, छोटी से छोटी संख्या ले ली 12। इन दोनों के अंकों को जोड़ा, तो मैंने अंकों को जोड़ा, तो अंकों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आया? 3 आया जोड़कर। अंकों को आपस में ही तो जोड़ोगे इनको, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आया और 3 को फिर इसी में से घटाना है, तो घटाओ भाई कितना बचेगा? 9, 9 बचेगा ना? अब 9 आ गया मतलब 2 से विभाज्य नहीं हो रही, यानी 2 भी गलत हो गया। तो ये केवल और केवल ऐसी संख्या 9 से विभाज्य होती है हमेशा, हमेशा कोई भी संख्या ले लो। मैंने कहा मैंने ले लिया 11, 11 के अंकों को जोड़ा तो कितना हुआ? 1 और 1 को जोड़ा तो 2 और 2 को इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 9 दो 11, 9 बचेगा। कोई भी सी संख्या ले लो, मैंने कहा 20 ले लो, 20, 20 के अंकों को जोड़ूंगा तो 2 में 0 जोड़ूंगा 2 ही आएगा और 2 को इसमें से घटा दूंगा कितना आएगा? 18, 18 किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। यानी हमेशा ऐसी संख्या हो, कोई भी संख्या है, उसके अंकों को जोड़ो और उसी में संख्या में से घटाओ तो हमेशा 9 से डिवाइड होती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगला देखिए, एक ड्रम है, एक ड्रम है जो 2/3 भाग भरा हुआ है। एक ड्रम है जो 2/3 भाग क्या है? पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है। अच्छा, उसको भरने के लिए भरेंगे तो वो खाली होगा, उसी को तो भरेंगे, पहले समझिएगा। मैंने कहा एक ड्रम है 2/3 भरा हुआ है, यानी भरा कितना है? 2/3 भरा है, यानी 2 भरा है। कुल कितना है? आप कहोगे कुल कितना है? कुल 3 है। खाली कितना है? तो आप कहोगे खाली है भैया 1, है ना? 2/3 भरा हुआ है, यानी 3 में से 2 भरा है, तो खाली कितना है? 1 है। और पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है। जब पूरा भरेंगे तो खाली को ही तो भरेंगे कि भरे को भरेंगे?
आपको खाली को भरेंगे, यानी खाली की वैल्यू यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है? तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है? तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? कुल सॉरी कुल पूछ रहा है ना, कुल कितनी है? 3 है। 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 50 बट्टे में 1 गुणा 3 पांति 15 यानी उसमें कुल कितना लीटर पानी आएगा? 150 लीटर पानी आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा भाई 2/3 भरा है, यानी 3 में से टोटल हमेशा नीचे टोटल होता है, हमेशा नीचे क्या होता है? टोटल होता है, कुल होता है। 3 में से 2 भरा है, तो खाली कितना है? 1। अब यहाँ देखो, यदि पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, पूरा भरने के लिए मतलब समझ रहे हो? यानी खाली कोई तो भरेगा, तो खाली कितना है? 1, तो 1 की वैल्यू 50, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 150। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा। दशमलव के रूप में लिखना है भाई, हल करो। ऑप्शन है सॉरी प्रश्न है 4 प्लस 5/100 सॉरी 10 5/10 है प्लस 9 कितना है? 9 है 1000। ठीक है, दशमलव में लिखना है तो पहले जोड़ लो भाई, 4 तो है ही प्लस 10 का भाग देंगे तो 0.5 लग जाएगा, एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगेगा, जैसे पॉइंट हटाते हैं वैसे पॉइंट लगाते भी हैं। ठीक है ना, 1 2 3 जीरो है तो 3 अंकों को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो एक अंक तो खुद 9 ही है, एक जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, 3 अंक हो गए टोटल, अब पॉइंट लग जाएगा। अब जोड़ दो इनको भाई, तो देखो 4.000, 4 कोई भी संख्या हो उसके बाद कितने भी दशमलव लगा के जीरो लगा लो, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर जीरो है, उधर क्या है 5, दशमलव के इधर क्या है जीरो है, उधर क्या है 009 है, जोड़ दो भाई 9 0 5 4 4.509 509। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? 10 का भाग दिया 0.5, 1000 का भाग दिया 0.009। भाग देना आसान होता है जीरो का, तो एक अंक को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, एक अंक को छोड़ के पॉइंट लग गया, 3 जीरो थी, 3 जीरो अंकों को छोड़ के, अब अंक तो एक ही था तो 3 जीरो 3 अंक बनाने के लिए आगे जीरो बना लो, 1 2 3 अंक हो गए और यहाँ पॉइंट लग गया, सभी को आपस में जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री होती है क्या कहलाता है? वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री होती है उसे हम राइट एंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं भैया? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कह रहा है क्या? माप कह रहा है, माफ करना, समकोण कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और आज की क्लास का अंतिम सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत। देखो, कभी भी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत, प्रथम n में लिख देता हूं, n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, और संख्याओं का औसत। तो इसका सूत्र होता है मेरे दोस्त, सम संख्याओं का औसत होता है n, एक मिनट, n प्लस के 1। क्या होता है? सम संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र होता है n प्लस के 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? तो याद रखिएगा 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा? 5। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, पैटर्न को ध्यान में रखें और अगला पद बताएं। पैटर्न में बता देता हूँ, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। सिंपल सा प्रश्न है, आपको दिख रहा ही होगा क्या पैटर्न लग रहा है। तो आपने देखा भाई 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है ना? 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो अब अगला क्या आएगा? 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा भाई? बी हो जाएगा। किसी को दिक्कत? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई? अब इसकी बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं, वो क्लास आपको कहाँ मिलेंगी? देखिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो क्लास आपको कहाँ देखनी है। ठीक है भाई? यहाँ पर आप जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है संदीप किरार सर, संदीप किरार सर, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको सिंपल सा पहला ही आपको चैनल दिखेगा, ये आपको दिख रहा है संदीप किरार सर। सबसे पहले आपको ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, सबसे पहले यही काम करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे भाई, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। क्या भाई? यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये रही, ये प्लेलिस्ट है। और जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको देखो नवोदय विद्यालय मैथ्स के नाम से भी दिख जाएगा और नवोदय विद्यालय ईवीएस के नाम से भी दिख जाएगा। 10 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी 11वीं क्लास है। बढ़िया तरीके से सब लोग बढ़िया प्यार दे रहे हैं।
आप लोग भी इन क्लासों को जॉइन करिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।